हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास आपके हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी बीएड थर्ड सेमेस्टर की है। जितने भी प्रशिक्षु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से बीएड कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए है। और हम लोग लगातार इतिहास शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर। जब हम विभिन्न स्तरों की बात कर रहे हैं तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। यानी कि जो विद्यालयी अलग अलग स्तर हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 9 to 12, तो इनमें इतिहास को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है वही चीज़ हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप दोनों को जरूर ज्वाइन करें। आपके एग्जाम से संबंधित वहाँ पर आपको सारी अपडेट पहुँचाई जाती है। और अगर आप इतिहास शिक्षण का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, पाठ योजना बनाना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा। उसमें प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके मदद से आप इतिहास शिक्षण का लेसन प्लान बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक स्तर पे जब हम देखेंगे कि इतिहास को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आपको पता होगा कि 1 से 5 में तो इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है, आपका सामाजिक विज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी जैसे भाषा के माध्यम से या फिर विज्ञान या पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें पार्क हो गया, उद्यान हो गया, तो इन सभी के माध्यम से आपको इतिहास पढ़ा दिया जाता है। जैसे कि अगर हिंदी की किताब आप पढ़ रहे हैं और उसमें अगर रानी लक्ष्मीबाई का कोई चैप्टर है, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, तो उसके माध्यम से ऐसे इन सभी पाठों के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी दे दी जाती है। तो इसलिए हम प्राथमिक स्तर पर भी देखेंगे कि इतिहास का क्या उद्देश्य है, क्योंकि भाषा विषयों में इतिहास का कुछ विषय वस्तु समावेश कर दिया जाता है। तो जब हम प्राथमिक स्तर पर इतिहास के उद्देश्य देखेंगे तो सबसे पहला जो उद्देश्य होगा, सबसे पहला उद्देश्य आपका हो जाएगा कि इतिहास विषय के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। कि भाई अगर जो छात्र है, अगर इतिहास विषय के प्रति उसके अंदर रुचि, इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा तो फिर वो इतिहास पढ़ेगा क्यों। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कविताओं और कहानियों के माध्यम से भाषा का जो विषय होता है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी, कविताएं और हमारे देश का कुछ इतिहास। तो उसके माध्यम से हम इतिहास के प्रति क्या करते हैं, बच्चों में रुचि पैदा करते हैं, ताकि वो जब 5वीं क्लास से ऊपर में जाए तो इतिहास को पढ़ सकें। ठीक ना। तो पहला उद्देश्य हमारा ये हो गया। और दूसरा उद्देश्य जो हमारा होगा वो है ऐतिहासिक कल्पना जागृत करना। कि इतिहास के प्रति, जो हमारे देश का इतिहास है उसके प्रति जो बच्चे हैं उनके अंदर क्रियोसिटी आ जाए। कि वो अपने माता पिता से, आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाइए ना पापा। तो इस तरीके की जो क्रियोसिटी है वो पैदा करना कि हमारा इतिहास क्या है, गांधी जी के बारे में बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो उस तरीके से। ठीक ना। तो चलिए, इसके बाद अगला उद्देश्य हम देखते हैं। अगला उद्देश्य हमारा है कि छात्रों में समय ज्ञान की समझ विकसित करना। कि कौन सा इतिहास किस समय पे घटा है। जैसे कि आप देखे होंगे कि 1 से 5 के जो छात्र होते हैं उनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ है। तो उनको पता होता है कि 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है और जो 26 जनवरी है उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस प्रकार से हम समय ज्ञान भी बच्चों को करा देते हैं। ठीक ना। तो अगर हम 1 से 5 वाले स्तर पर देखें कि इतिहास पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे उद्देश्य नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उस समय भाषा पढ़ता है, गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, तो इतिहास उसी में हम इंक्लूड करके बच्चे को पढ़ा देते हैं। उन्हीं की किताबों में हमें इतिहास की विषय वस्तु थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, तो हम ज़्यादा उद्देश्य नहीं लिखेंगे इस स्तर पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 3 उद्देश्य लिख देंगे। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास के क्या उद्देश्य हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की, तो यानी हम आपसे बात कर रहे हैं 6 to 8 की, कि जो बच्चे 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हैं उनको इतिहास पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक ही आ जाती है, उसमें हम बच्चों को ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, इतिहास भी पढ़ाते हैं और सिविक्स, नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, वो भी पढ़ाते हैं। तो इतिहास पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर भी हमारा पहला उद्देश्य हो जाएगा इतिहास विषय के प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न करना। कि भाई जो थोड़ी बहुत रुचि थी वो तो हमने प्राथमिक स्तर पर ही पैदा कर दी थी बच्चे के अंदर, लेकिन अब हम उसको रियलिस्टिक, उसका इंपॉर्टेंस समझाना कि भाई इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर देश के बारे में कुछ जानना है कि हमारा देश कैसा है, इस देश का क्या इतिहास है, तो एक वास्तविक प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है। जो दूसरा उद्देश्य है वो दूसरा है कि छात्रों में मानसिक शक्तियों
को विकसित करना। जब हम आपसे मानसिक शक्ति की बात करते हैं तो यानी तर्क शक्ति हम छात्रों में पैदा करने की बात करते हैं कि वो तर्क कर सकें कि जो हमारे देश का इतिहास है उसमें क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई, क्या नहीं होना चाहिए था। तो ये सारे चीज़ें वो लॉजिक कर पाए। जैसे आप सुनते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी, जो हमारे देश के पुरोधा थे या जिनका बात बहुत माना जाता था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उनको उनकी फांसी को रुकवाना चाहिए था। तो ये सभी इस प्रकार के तर्क वो कर सकें और समझ सकें अपने देश के इतिहास को। जो तीसरा उद्देश्य है इस स्तर पर वो है आपका विद्यार्थी ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों की आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। कि जैसे हमने बच्चे को कोई भी इतिहास पढ़ाया या उसने कोई इतिहास के तथ्य या कार्यों को देखा तो फिर उसकी वो आलोचना भी कर सके कि वो कितना सही था, कितना गलत था। तो इस चीज़ की भी क्षमता हमको उसके अंदर पैदा करनी होती है। तो फिर इसके आगे भी इस स्तर पे उद्देश्य है वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर हम आपको बताते हैं। अगला उद्देश्य है आपका, लिखिएगा, विद्यार्थी अतीत के द्वारा वर्तमान में समायोजन कर सके, व अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, ये चीज़ है। देखिए ये उद्देश्य में क्या हमने देखा कि विद्यार्थी जो है अतीत के द्वारा यानी अपने इतिहास को वो पढ़ के जो उसका वर्तमान का जीवन है उसमें वो एडजस्टमेंट कर सके, जो चीज़ें उसको कठिन लग रही हैं उसको कैसे वो सरल बना सकता है, इस चीज़ को वो समझ सके। जैसे हम अपने आदि मानवों का जीवन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे जीरो से स्टार्टिंग की थी और ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, तो फिर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने वर्तमान के जीवन में समायोजन करते हैं। चाहे फिर एक उदाहरण हम और देखें तो हम इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत हुए थे, जो दो धर्म थे हिंदू मुस्लिम उसको लेकर काफ़ी द्वेष कलह हमारे यहाँ होता था और हमारा देश इसका बहुत नुकसान झेला था। जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तो बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था। तो उससे सीख लेके अभी हमको वर्तमान में जो धार्मिक लड़ाई है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जाता है, तो इस तरीके की चीज़ों को हमको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो पहले से हम सीख के अभी अपने वर्तमान को क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। और अगर हम अभी जैसे हिंदू मुस्लिम हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे या फिर ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। जो दंगे वगैरह होते हैं उसकी आशंकाएं जीरो स्तर पर हमें देखने को मिलेंगी। अगला जो है आपका वो ये है कि छात्रों में समय ज्ञान को विकसित करना। छात्रों में समय ज्ञान को विकसित करना। चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जब हम आपसे बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम आपसे, समय ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो समय ज्ञान में क्या समय ज्ञान है, तो यानी बच्चे को शताब्दी का ज्ञान होना चाहिए कि शताब्दी किसको कहते हैं, ठीक ना। उसके साथ साथ उसको दशक का ज्ञान होना चाहिए कि दशक हम किसको कहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा ईसा पूर्व होता है, जो ईसा पूर्व और ईसवी होता है, तो इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो समय ज्ञान है, शताब्दी, दशक, ईसा पूर्व या ईसवी, इसी के माध्यम से हम इतिहास की घटनाओं को समझ पाते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं कि चीज़ें कब हुई थी और कैसे कैसे हुई थी। तो जब हम समय ज्ञान की बात करते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि शताब्दी यानी 100 साल को बोला जाता है, दशक यानी 10 साल को बोला जाता है, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो घटनाएं हुई, और ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हुई। तो इन चीज़ों का ज्ञान बच्चों के अंदर विकसित हो जाए जब बच्चा 6 से 8 में पढ़ रहा हो, इस बीच में हो। तो ये चीज़ है। इसके बाद इसमें एक उद्देश्य और है जो हम देखेंगे। यही सारे उद्देश्य थोड़ा सा आपका रिपीट भी हो जाएंगे आपके 9 से 12 वाले स्तर पे, यानी कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पे। चलिए अगला उद्देश्य देखिए, मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थलों
संबंधी घटनाओं संबंधी स्थलों तथा राज्य सीमा का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। ठीक, चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वैसे इसको समझाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि बोला क्या जा रहा है कि मानचित्र आप समझते ही हैं, नक्शा को बोला जाता है। जैसे आपका भारत का जो नक्शा है, अमेरिका का नक्शा है, तो अलग अलग देशों के नक्शे होते हैं। तो मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थलों को आप समझ सकें, कैसी घटनाओं संबंधी स्थलों को आप समझ सकें, तथा राज्य सीमा का भी आपको ज्ञान हो कि जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन और राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है और अन्य कई प्रकार के राज्यों से उसकी सीमा टकराती है, कितने ज़िले हैं, ज़िलों की सीमाएं क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी एक मणिपुर की घटना हुई थी, आप सुने होंगे कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी 2 वर्गों को लेकर। तो मणिपुर कहाँ है, कहाँ पे पड़ता है मणिपुर, जो घटना हुई। तो घटना संबंधी स्थलों की जानकारी हमें तभी हो पाएगी जब हमें मानचित्र का ज्ञान होगा। तो इतिहास को पढ़ाने के पीछे एक ये भी उद्देश्य होता है कि मानचित्र का नॉलेज हो कि घटना किस स्थल पर हो रहा है, राज्य की सीमा क्या है, और ताकि इन सभी के द्वारा भौगोलिक स्थिति से बच्चा परिचित हो सके कि जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है भारत का, वो किस प्रकार का है। ठीक ना, जैसे कि आप भारत का नक्शा बनाते हैं, मान लीजिए मैं एक ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा केरल कहाँ है, या ये वाला जो भाग है हमारा कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु लास्ट में हमारा पड़ता है। यहाँ पे हमारा केरल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, केरल। तो इस प्रकार के जो घटना जो स्थल हैं, मतलब जो जगह हैं, उनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। जैसे केरल में अगर कुछ घटना हो गया तो तभी बच्चा समझ पाएगा जब उसे मानचित्र का ज्ञान होगा कि केरल यहाँ पे पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी उद्देश्य होता है। तो हमने 6 से 8 में इतिहास पढ़ाने के पीछे जितने उद्देश्य होते हैं हमने आपको बता दिए, आप नोट कर लेंगे। और अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको यही सारी चीज़ें लिख देना है। आपको बहुत तीसरा कि उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका कि इतिहास विषय के लिए वास्तविक रुचि को मजबूत करना। इतिहास विषय के लिए वास्तविक रुचि को मजबूत करना। रुचि को मजबूत करना। अगर मैं आपको इतिहास शिक्षण की क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसका मीन्स क्या है कि हमको 12 में बहुत अच्छे से इतिहास पढ़ाया गया और हम तभी मेरा इतिहास विषय के प्रति जो रुचि था वो वास्तविक हो पाया। और आज हमको इतिहास विषय बहुत पसंद है क्योंकि हमें देश के बारे में जानने को मिलता है, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई और उसमें कौन कौन से राजा हुए, हमारे देश पे शासन किए, कितने प्रकार के युद्ध हुए, वो युद्ध क्यों हुए, और सकारात्मक युद्ध कितने थे और ऐसे युद्ध कितने थे जिससे बहुत ज़्यादा हानि हुई, हृदय परिवर्तन अशोक का कैसे हुआ। तो ये सभी पढ़ के ही मेरा जो वास्तविक रुचि है इतिहास के प्रति मजबूत हो पाया। तो जब हम 9 से 12 की बात करते हैं तो इस स्तर पर बच्चों को इतिहास पढ़ाने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि इतिहास विषय के प्रति जो रुचि है ना बच्चों में, वो एकदम मजबूत हो सके, वो इतिहास विषय को अपना फेवरेट विषय बोले। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है कि विद्यार्थियों में निर्णय शक्तियों का पर्याप्त विकास करना। अब दूसरा उद्देश्य क्या है, इस स्तर पर जो उद्देश्य होंगे वो थोड़े से आपके गंभीरता वाले उद्देश्य होंगे।
या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़े विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति का विकास करना, निर्णय शक्ति का विकास करना। ठीक है, चलिए, तो दूसरा इसका यह है कि जब भी आपके जीवन में कोई जटिल परिस्थिति आए, आप अपना जीवन जी रहे हो, तो उसमें कैसे आप निर्णय ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के निर्णय, अलग अलग पर्सपेक्टिव में, जब अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये सब आपको इतिहास पढ़ के ही ये सब चीज़ें समझ आ पाता है। पूरा जब आप स्वतंत्रता आंदोलन का एकदम क्रम से पढ़ते हैं 1857 से 1947 के बीच का दौर, तो उसमें बहुत हमारे जो बापू हुए थे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, बहुत अनेकों प्रकार के निर्णय लिए थे ताकि देश आज़ाद हो जाए। तो ये सब चीज़ें पढ़ के हमारे अंदर भी निर्णय शक्ति की क्या होती है, क्षमता डेवलप हो जाती है, हमको अनुभव मिलता है, समझ विकसित होता है, और फिर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग भी फटाफट निर्णय ले लेते हैं। इसके बाद जो अगला उद्देश्य है, तो अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जैसे भाई कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना, तो मतलब इसमें हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे देश ने क्या क्या विश्व को संस्कृतियां प्रदान की है और दूसरे देश से हमने अपने देश में क्या क्या संस्कृतियां लाई हैं। तो जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें, तो जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, किसकी बात होती है, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म की जब बात होती है, तो भारत का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे कितने भी प्रकार के धार्मिक लोग आ जाएं, कितना भी प्रकार का भाषा हो, सबको सम्मान दिया जाता है, पूरा विविधताओं वाला देश है, ये चीज़ है, ठीक ना। तो फिर इसके बाद आप धर्मनिरपेक्षता के अलावा आप लोकतंत्र का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो क्या बोला जाता है कि भारत जो है लोकतंत्र की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है, हमारे इंडिया को बोला जाता है। तो ये चीज़ जो लोकतंत्र की संस्कृति है, जो धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति है, हमने विश्व को दी है, विश्व में हमारे यहाँ से फैला है, लेकिन हमने विश्व से भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि सिर्फ हम ही लोगों ने दिया हो, तो उनसे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं। तो उनसे अगर हम लोगों ने ली हैं तो क्या ली हैं, जैसे कि अगर हम आपके सामने अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड नेशन की, चाहे फिर हम कोई किसी भी यूरोपियन कंट्री की आपसे बात करें, यूरोपियन कंट्री की, तो वहाँ से हमने क्या सीखा है, पूंजीवादी विचारधारा क्या होता है, कैपिटलिज्म विचारधारा क्या होता है, वो चीज़ हमने सीखा है कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, कैसे पूंजीवादी सोच को लेके आगे बढ़ा जाता है, सिविलाइज्ड मैनर कि किस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर में लोग स्टाइल से रहते हैं। तो तमाम चीज़ें हमने वहाँ से सीखी है, ठीक। तो और जो टेक्निकल फील्ड में कैसे आगे ग्रोथ किया जा सकता है, तो ये भी हमने यूरोपियन कंट्री से या अमेरिका से सीखा है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि जब बच्चे माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इतिहास विषय पढ़ते हैं, तो उसके पीछे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना भी एक उद्देश्य होता है, ठीक। इसके बाद एक दो उद्देश्य और हैं जो आप लिख लेंगे, तो इसके बाद एक क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है, क्या क्लास आपको समझ आ जाता है। इसमें चौथा मानव सभ्यता के विकास यात्रा से परिचित कराना, मानव सभ्यता के विकास यात्रा से परिचित कराना, विकास यात्रा से परिचित कराना। तो मानव सभ्यता के विकास यात्रा से परिचित कराने की जब हम बात कर रहे हैं, तो छात्रों को इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि जो आदि मानव थे वहाँ से कैसे आज एक सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में आज हम काम कर रहे हैं, तो वो घटनाक्रम की जानकारी देना। उसके साथ साथ हर एक कंट्री, जैसे कि अमेरिका का कब अस्तित्व में अमेरिका देश आया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कब अस्तित्व में आया, अफ्रीका कब आया, अरब का क्या इतिहास रहा है जीरो से, तो वो सभी चीज़ों से हम बच्चों को क्या करें, परिचित करा दें। तो एक इसका उद्देश्य भी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर होता है। आप 11-12 की इतिहास की बुक उठा के देख लीजिएगा, पूरा विश्व
इतिहास होता है और विश्व इतिहास में भी आपका भारत का भी इतिहास उसी में शामिल होता है। तो उसमें आप अमेरिका कंट्री को पढ़ते हैं, जापान, चीन, आपका कोरिया और ताइवान, फिर इसके बाद अफ्रीका, अरब और मंगोलिया, और फिर इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम कंट्रियों को आप वहाँ पे मतलब पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो विश्व है इसमें मानव कब आए, कौन से स्थल पे सबसे पहले आए, कहाँ से आए और कैसे कैसे डेवलप किए। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट उद्देश्य है आपका वो है आपका कि इतिहास विषय पढ़ाकर हम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। किसका विकास करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। कि आपसे कोई भी बात किया जाए तो उसको आप दूरदर्शी सोच के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यानी संकीर्णता के साथ किसी चीज़ों को न सोचें। आपका जो थिंकिंग हो व्यापक हो, दूर तक आप सोच पाएँ। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और किसी भी चीज़ को जब आप ऑब्जर्व करें या उसका विश्लेषण करें तो पूरा वैज्ञानिक तरीके से करें। फैक्ट देखें, क्या फैक्ट है, क्या चीज़ें वहाँ पे उससे जुड़ी मिल रही हैं, तब आप उसके विषय में कुछ बोलें। तो दृष्टिकोण जो है वो एक साइंटिफिक विकसित करना इसमें उद्देश्य होता है। फिर इस स्तर में भी बच्चों के अंदर समय ज्ञान को विकसित कर सकें कि वही शताब्दी, ईसा पूर्व, ईस्वी क्या होता है, तो वो भी इसमें है कि इसमें और ज़्यादा समय ज्ञान बच्चे का विकास होना चाहिए। अतीत का विश्लेषण कर सके, वो जो घटनाएं घट चुकी हैं उसका एनालिसिस कर सके कि उन घटनाओं से क्या चीज़ें निकली और वो उन घटनाओं को गुड या बैड क्या कहा जा सकता है, आलोचना कर सके एक तरीके से, ये भी आप बोल सकते हैं। तो जब आप पूरा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को पढ़ते हैं या फिर मध्यकाल की कहानी को पढ़ते हैं तो देखते हैं ना कि लोग सब आपस में बात करते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ये बुरा था, सावरकर अच्छे थे, नहीं गांधी अच्छे थे, गोडसे भी अच्छे थे, गोडसे बुरे थे। तो ये सब जो आप तर्क करते हैं तो ये विश्लेषण के थ्रू ही मतलब आप ये सब चीज़ें बोल पाते हैं। जब तक आप अतीत का विश्लेषण नहीं करेंगे तो फिर आप कोई चीज़ें कैसे बोल पाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक आज का जो हमारा टॉपिक था कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर या विद्यालयी विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन वे में समझ आ गई होंगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक होगा, तो प्लीज़ उसे भी जरूर ज्वाइन करें। आपके एग्जाम से संबंधित अपडेट हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट हो आपको वहीं पर दिया जाता है।